गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक होगा एबनॉर्मल मोलर मास। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल से हटकर जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, सामान्य जो लक्षण है, उससे कोई यदि अपोजिट व्यवहार दिखाने लगे, उससे हटकर कोई बिहेवियर दर्शाने लगे तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल। जैसे किसी का मोलर मास यदि 60 है, फार्मूला से 60 प्राप्त हो रहा हो और 60 से उसका मोलर मास किसी कंडीशन में कम दिखाई दे या अधिक दिखाई दे तो एबनॉर्मल मोलर मास होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 58.5, ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। लेकिन यदि किसी कारण इसका मोलर मास 29.5 दिखाई दे या अधिक दिखाई दे तो इसी को कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, इसका नॉर्मल मोलर मास कितना होता है? तो ये हो गया 12 और 12 24, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, आइए 16 दूनी 32, ये हो गया 60। यह इसका नॉर्मल मोलर मास हो गया। लेकिन यदि किसी कारण से इसका मोलर मास 120 दिखाई दे तो इसी को कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ये आप समझ गए कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। अब प्रश्न ये है कि एबनॉर्मल मोलर मास किस कंडीशन में होता है, क्यों मोलर मास एबनॉर्मल हो जाता है, तो इसी की आज चर्चा करेंगे और इसी को समझना है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्यों होता है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास तो आप समझ गए। नॉर्मल जो फार्मूला से एटॉमिक मास को जोड़ करके निकालते हैं वो नॉर्मल मोलर मास हो गया। और यदि किसी कारण से किसी कंपाउंड का मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास है उससे कम या अधिक दिखाई दे तो वह एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्यों एबनॉर्मल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। M की जगह पर हम लोग स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन A इंटू कैपिटल W। A क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए अभी के लिए हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैपिटल M मान लेते हैं। उसी तरह डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन A इंटू कैपिटल W। यहाँ भी हम लोग सॉल्यूट के मोलर मास को A की जगह पर फिलहाल M मान लेते हैं। और पाई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं WST अपॉन MV। ठीक है। अब सभी फार्मूला में ध्यान दीजिए, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनका मोलर मास से कैसा रिलेशन है जरा ध्यान दीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मोलर मास देखिए फार्मूला में नीचे है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोलर मास से कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो एक चीज हम लोग जाने कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोग कैसे प्राप्त किए, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूला से देखे। ऐसे भी आप ध्यान दीजिए, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर आपको दिया गया था तो वहां बताया गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताया गया था। याद आ गया होगा आप लोगों को। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोलर मास से कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मोलर मास यदि कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम तो मोलर मास ज्यादा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्यों नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है।
तो देखिए आपको बताया था कि दो तरह के सॉल्यूट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का एग्जांपल आप लोग कई बार बताया गया, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। इनकी विशेषता है कि इसका यदि 1 मोल यदि हम सॉल्यूशन में डालें तो सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कितना रहेगा, 1 ही मोल रहेगा। 1 मोल यदि इसका सॉल्यूशन में डालें तो सॉल्यूशन में डालने के बाद 1 ही मोल होगा, इसलिए इसके मोलर मास में कोई चेंज नहीं होगा। मोलर मास में कोई चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन के डालने से पहले या सॉल्यूशन में डालने के बाद। सॉल्यूशन में डालने के पहले जितना मोलर मास रहेगा, जैसे यूरिया का मोलर मास कितना होता है NH2CO NH2, तो 14 2 16 16 32 और 16 12 28 60 हो गया। तो सॉल्यूशन में डालने के पहले यदि 60 मोलर मास है इसका 60 ग्राम पर मोल, तो सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कितना होगा, 60 होगा। इसका मोलर मास कभी एबनॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में डालने के बाद न तो इनके पार्टिकल की संख्या घटती है और न बढ़ती है। इसका न तो एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है। जितना पार्टिकल डालेंगे सॉल्यूशन में डालने के बाद भी उतना ही होगा, इसलिए इसका मोलर मास एबनॉर्मल नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मोलर मास एबनॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में डालने पर इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिमिलर रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, न तो घटते हैं न बढ़ते हैं, न एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह या तो एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे। यदि मान लीजिए कि डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन यदि हो और दूसरा कंडीशन है कि एसोसिएशन। चलिए दोनों कंडीशन देखते हैं। डिसोसिएशन में क्या है, डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, यानी एक पार्टिकल टूट करके 2 बनाएगा या 3 बनाएगा या 4 बनाएगा। जब पार्टिकल टूटेगा तो पार्टिकल्स की संख्या इंक्रीज करेगी, और पार्टिकल्स की संख्या इंक्रीज करेगी तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। पार्टिकल की संख्या यदि इंक्रीज करेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। और अभी हम लोग देखे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यदि किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं जो कि सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो, तो डिसोसिएट होगा यानी टूटेगा, तो टूटेगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी, और पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलर मास घट जाएगा। ये हम लोग देखें कि मोलर मास क्यों घटता है, कब घटता है, कब एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल का मतलब कि नॉर्मल से या तो घटना या बढ़ना, तो डिसोसिएशन के केस में घटता है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल दो, जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड की बात करें। सोडियम क्लोराइड का हम अनुमान लिए, यह जब सॉल्यूशन में जाएगा तो टूटेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल टूट करके कितना पार्टिकल दिया, 2 पार्टिकल दिया। अब पार्टिकल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और जब पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। यानी यहाँ पर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वह इंक्रीज कर गया, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल जब इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, इंक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम्स, तो 2 टाइम्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मोलर मास डिक्रीज करेगा, तो मोलर मास क्या आ जाएगा, तो यह डिक्रीज कर गया यानी 1/2 हो गया। एक बार फिर से देखिए, सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, यानी एक पार्टिकल से कितना पार्टिकल हो गया, 2 पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल दुगुना हो गया। जब नंबर ऑफ पार्टिकल दुगुना हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यह दुगुना तो यह भी दुगुना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना हो गया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जब ये दुगुना हो गया तो ये आधा हो गया, मोलर मास क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये जो मोलर मास आधा हो जा रहा है
किसके चलते हो रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चलते हो रहा है। अब सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल मोलर मास कितना होगा? तो 23 सोडियम का, क्लोरीन का 35.5 यानी 58.5, ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। लेकिन जब सॉल्यूशन में गया तो पार्टिकल्स की संख्या दुगुनी हो गई। दुगुनी होने के चलते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना होने के चलते मोलर मास आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा तो 29.25 इसका आधा हो गया। तो ये नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा और यह जो है एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। नॉर्मल मोलर मास जो फार्मूला में एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जोड़कर प्राप्त हुआ, ये नॉर्मल मोलर मास हो गया। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चलते, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के चलते, जब इसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में लिए डिसोसिएट कर गया, पार्टिकल बढ़ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, जिसके चलते मोलर मास घट गया। तो ये जो घटा हुआ मोलर मास प्राप्त हो रहा है, यह एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। तो ये हम लोग देखे डिसोसिएशन के केस में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस हैं, सॉल्यूट हैं, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट होते हैं। उनमें क्या होता है? जैसे एसोसिएशन का केस लें, जैसे CH3COOH, इसको जब हम बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं और 100% एसोसिएट होता है तो CH3COOH इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स इसका यूनाइट होकर कितना मॉलिक्यूल बनाया? 1। और इधर कितना है? 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ 1 मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। ये घट करके हाफ हो गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल जब घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट करके क्या हो गया? हाफ हो गया। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, या आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए एसिटिक एसिड, इसका यदि हम नॉर्मल मोलर मास की बात करें तो कितना होगा? फार्मूला से निकालिए। 12 3 15 1 16 12 28 32 60 हो गया, 60 हो गया। लेकिन जब इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डाले तो पार्टिकल्स की संख्या आधी हो गई। पार्टिकल आधा होने के चलते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगा, आधा हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटने के चलते मोलर मास बढ़ गया, ये आधा हो गया तो ये दुगुना हो गया। तो 60 से कितना हो जाएगा? 120। अब ये 60 जो है, जो मोलर मास हम लोग फार्मूला से प्राप्त किए, यह कहलाएगा नॉर्मल मोलर मास। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चलते, सॉल्यूशन में एसोसिएशन के चलते ये मोलर मास इंक्रीज कर गया, तो ये हो गया एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप लोग नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास समझ गए होंगे। एबनॉर्मल मोलर मास कब होगा? तो जब ऐसा सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जो सॉल्यूशन में जाकर के डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, तब नॉर्मल मोलर मास चेंज हो जाता है। नॉर्मल मोलर मास से ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये जो हम लोग अभी देखे कि सोडियम क्लोराइड का 58.5 शुरू में था, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चलते घट करके 29.25 हो गया। एसिटिक एसिड का 60 था, लेकिन जब एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन के चलते नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटा, तो मोलर मास दुगुना होकर के 120 हो गया। ये नॉर्मल मोलर मास हो गए जो फार्मूला से प्राप्त किए। ये एबनॉर्मल मोलर मास हो गए जो कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से प्राप्त किए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास प्राप्त हुआ, ये एबनॉर्मल हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल हुआ। इसको हम लोग ऑब्जर्व मोलर मास भी कह सकते हैं, और इसको नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास भी कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग तो कैसे डिफाइन करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास को? तो कह सकते हैं कि ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute in solution, the observed
मोलर मास of solute is less or more than normal molar mass. Normal molar mass. This observed molar mass is called abnormal molar mass. ठीक है, पूछा जाता है डिफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास 12th में। कंडीशन में तो आपको कंसेप्ट की जरूरत है, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन 12th बोर्ड में डिफिनेशन आता है। रीजन फॉर एबनॉर्मल मोलर मास तो क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड, और दूसरा हो जाएगा इफ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड। ये हो गया रीजन, यानी ऐसा सॉल्यूट हो जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाए तभी भी एबनॉर्मल मोलर मास होगा, और एसोसिएट हो जाए तभी भी एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो ये हम लोग समझे एबनॉर्मल मोलर मास। अब जरा हम लोग इसको वान हाफ फैक्टर के साथ इसको देखते हैं। तो वान हाफ फैक्टर हम लोग क्या पढ़े थे, वान हाफ फैक्टर पढ़े थे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। उसी तरह कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास। तो ऑब्जर्व्ड को ही कहा जाता है एबनॉर्मल और कैलकुलेटेड को ही कहा जाता है नॉर्मल। तो इस टर्म में इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड या नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ नीचे है, तो चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। तो वान हाफ फैक्टर को इस टर्म में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास इज कॉल्ड वान हाफ फैक्टर। तो ये हम लोग पढ़े एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। आपको बताया गया कि जो फार्मूला से, जैसे CH3COOH का है फार्मूला, एसिटिक एसिड का फार्मूला है, इसका जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़ करके जो मोलर मास निकालेंगे वह नॉर्मल हो गया। लेकिन जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं और बेंजीन में डालने पर उसका एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटता है, जिसके चलते मोलर मास बढ़ जाता है, 60 से 120 हो जाता है। तो वह जो 120 प्राप्त हो रहा है वह एबनॉर्मल मोलर मास होगा। सोडियम क्लोराइड के केस में डिसोसिएशन होता है, एक पार्टिकल टूट करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड यानी दो पार्टिकल देता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मोलर मास डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम क्लोराइड का, चूंकि सोडियम क्लोराइड एक पार्टिकल टूटता है तो एक सोडियम आयन दो क्लोराइड, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन देता है, यानी एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बन रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल दुगुना हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना हो गया तो मोलर मास आधा हो जाएगा। तो जो सोडियम क्लोराइड का 58.5 होता है मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, वह आधा हो जाएगा 29.25, तो है एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। तो जब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तब एबनॉर्मल मोलर मास होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में एबनॉर्मल मोलर मास नहीं होता है क्योंकि सॉल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है। अब आशा है कि आप एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।